जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन के खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ रश्मि। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन के खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोचिंग सेंटरों पर निगम का छापा, सुरक्षा मानकों की सघन जांच शुरू, नियमों की अनदेखी पर होगी कार्यवाही। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 2 बेटों के लिए मां ने लगाई मदद की गुहार, कलेक्टर से की राशन कार्ड और दिव्यांग पेंशन की मांग। एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, शिक्षक और किताबें नहीं मिलने पर दी चक्का जाम की चेतावनी। बिलासपुर रायपुर हाईवे पर कार का सनरूफ खोलकर स्टंटबाजी, वीडियो वायरल, पुलिस ने किया वाहन जब्त। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में हुई हालिया दुखद घटना के बाद बिलासपुर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर के कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निगम की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में आज निगम की टीम राजेंद्र नगर स्थित आचार्य इंस्टीट्यूट पहुंची और वहां सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। नगर निगम के उपायुक्त अंकुर पांडे ने बताया कि शहर के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों जैसे कि फायर नॉर्म्स, पार्किंग की उपलब्धता और छात्रों की क्षमता का निरीक्षण किया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत राजेंद्र नगर स्थित आचार्य इंस्टीट्यूट सहित शहर के अन्य कोचिंग संस्थानों में भी निगम की टीम जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां पाई जा रही हैं उन्हें दर्ज किया जा रहा है और संस्थानों को उन सुधारों को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय दिया जा रहा है। वर्तमान में अभी जो घटना घटी है लखनऊ में, उसी तारतम्य में हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी और बाकी चीज़ों की क्या स्थिति है करके, साथ में पार्किंग एवं अन्य जो भी अनुमति है उसके बारे में भी जांच साथ में टीम बना की जा रही है, जिसमें कि नगर सेना और पुलिस की टीम भी शामिल है और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। अभी जांच करके डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं और अगर कुछ ऐसी कमियां पाई जाती है जिसमें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो तो वो कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ कमियां हैं यहाँ पे जिसको नोट किया गया है। फायर सेफ्टी के कुछ इक्विपमेंट तो लगे हुए हैं पर स्मोक डिटेक्टर इत्यादि की थोड़ी कमियां पाई गई हैं, जिसको भी पूर्ण करने हैं तो संचालक को निर्देश दिया गया है, नोटिस जारी किया जाएगा। और चूँकि मुख्यतः प्रवेश द्वार और एग्जिट द्वार की जो बात अभी उठ रही है तो वो कमियां यहाँ पे नहीं पाई गई है, एग्जिट द्वार भी बने हुए हैं। आगे सभी जो कोचिंग संस्थान है उसमें भी निरंतर ये कार्रवाइयाँ और निरीक्षण दल के साथ में कार्रवाई की जाएगी, चेकिंग किया जाएगा और जो कमियां उसको पूर्ण करने तो समय सीमा में उनको समय भी दिया जाएगा और जहां पे मेजर कमियां पाई जाती है उसको सील करने की, बंद करने की कार्रवाई भी की। उपायुक्त पांडे ने यह स्पष्ट किया है कि शहर में लगभग 120 कोचिंग संस्थान संचालित हैं, जिनकी पूर्व में भी जांच की गई थी और नोटिस दिए गए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जांच में कोई गंभीर चूक या सुरक्षा से संबंधी बड़ी खामी पाई जाती है तो नगर निगम त्वरित और सख्त कार्यवाही करेगा। निगम की टीम सभी संस्थानों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर रही है ताकि प्राप्त निर्देशों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। इसमें जो हमारे बिल्डिंग शाखा जो परमिशन मिलता है तो बिल्डिंग परमिशन जो देते हैं और जिस समय इनको निर्माण कार्य होता है उस समय
सही ढंग से निरीक्षण नहीं हो पाता है और इस कारण से अवैध बना लेते हैं, लेकिन हम बीच बीच में कार्रवाई करते रहे तो जब अवैध बनाया जाता है उसको अपन हटा भी दिया था। सर मान लीजिए इस तरीके से अगर अवैध आपको बिल्डिंग मिलता है तो क्या बूढ़े एक्शन की कार्रवाई होगी? अब जो प्रतिवेदन आएगा टीम के द्वारा उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने बताया कि हाल की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने एक विशेष टीम का गठन किया है। इस जांच टीम में निगम के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और होमगार्ड के भी सदस्य शामिल हैं, जो कोचिंग सेंटरों का सघन निरीक्षण कर रहे हैं। आयुक्त के अनुसार यदि किसी भी संस्थान में बिल्डिंग परमिशन का उल्लंघन या अग्नि सुरक्षा मानकों में कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी और विधिवत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों और संचालकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी नगर निगम विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा ताकि भविष्य में अग्नि संबंधी हादसाओं से बचा जा सके। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। दैनिक श्रम बिंदु के 40वें स्थापना दिवस एवं स्वर्गीय डॉक्टर आर.पी. सुखीजा की स्मृति में आयोजित नारी शक्ति सम्मान मिस एंड मिसेस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसमें अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, MIC मेंबर अनामिका सिंह समेत महुआ मजुमदार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को समाज की प्रगति का आधार बताते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, उद्योगपति और शहर की प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रही। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व से ही समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण के बिना विकसित और समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऐसे सम्मान समारोह महिलाओं को आगे बढ़ने और नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने सभी सम्मानित महिलाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे आयोजक सुखीजा जी जो कि हर वर्ष बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं और अभी नारी सम्मान का एक आयोजन उन्होंने किया है और आज इसमें शामिल होकर हम लोगों ने महिलाओं के प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट किया है। मैं निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में इस प्रकार के प्रयास सराहनीय हैं तथा समाज को सकारात्मक संदेश देने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने सम्मानित महिलाओं की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें निरंतर प्रगति और सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आयोजनकर्ता सुरेश सुखीजा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उनके योगदान को उचित पहचान मिलती है। के लगातार कुछ ना कुछ आयोजन भी करते रहते हैं और आज इस कड़ी में इन्होंने बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम रखा है, नारी शक्ति सम्मान, जिसमें हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जो लगातार काम कर रही है ऐसी नारी शक्तियों का सम्मान आज इन्होंने किया। इसके साथ ही गीत संगीत का भी एक मनोरम कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मैं आयोजकों को, श्रम बिंदु समाचार के जितने भी उसके संपादक है, रिपोर्टर है, सभी को बधाई देता हूँ। मैं तृप्ति राय चौधरी, सेंट्रल इंडिया की ऑर्गेनाइजर ट्रेस प्रोडक्शन से अभी यहाँ पे श्रम बिंदु की स्थापना में कम से कम 300 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और मतलब बहुत ही भीड़ यहाँ हुई है और मतलब प्रत्येक अलग अलग जगह से अलग अलग महिलाएं यहाँ पे आई हुई है और सम्मान हो रहा है यहाँ पे। आज श्रम बिंदु के स्थापना दिवस के अवसर पर 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रमुख श्रम बिंदु के प्रमुख है ना हमारे सुरेश सुखीजा जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 300 लोगों को सम्मानित किया गया है और काफ़ी विशिष्ट राजनीतिक हस्तियां आई, आर्थिक जगत से जुड़ी हुई हस्तियां आई, मीडिया जगत से जुड़ी हुई हस्तियों ने भाग लिया और तमाम आज सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि नारी शक्तियों को आज सम्मानित किया गया और ये नारी शक्तियों का जो सम्मान था लगभग 300 से ज़्यादा संख्या में हमने आज जो हमारी छत्तीसगढ़ की नारियां हैं जो हर क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान दे रही हैं उनको सम्मानित किया है। श्रम बिंदु परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ और मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ की रायपुर क्षेत्र की प्रतिभा को
नज़दीक से पहचाना जाना और उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय प्रयास आने वाले समय में यहाँ की प्रतिभा को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और श्रमबिंदु परिवार द्वारा 40 वर्ष के पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम को और गरिमामयी और प्रेरणादायक बनाने के लिए इसमें ये नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपना ये आयोजन रखा कि नारी शक्ति सम्मानित हो और समाज के हर क्षेत्र में वह बढ़ चढ़कर सहभागी बने। जनपद पंचायत कोटा के अध्यक्ष सूरज साधेलाल भारद्वाज के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका। क्रॉस वोटिंग के चलते अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचाने में सफल रही। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। जनपद पंचायत के 25 सदस्यों में अध्यक्ष सहित 19 सदस्य भाजपा और 5 सदस्य कांग्रेस के जुड़े हैं। अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस के कुल 22 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। मामले को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही रोकने के लिए अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन राहत नहीं मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर सोमवार को मतदान कराया गया। तखतपुर एसडीएम नितिन तिवारी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 16 मत पड़े, जबकि अध्यक्ष को 9 वोट मिले। आवश्यक बहुमत नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव निरस्त हो गया और सूरज साधेलाल भारद्वाज अध्यक्ष पद पर बनी रही। राजनीतिक जानकारों के अनुसार क्रॉस वोटिंग ने पूरे समीकरण बदल दिए और इसी ने अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। आज 22 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। सभी सदस्य उपस्थित थे, 25 उपस्थित थे। सदस्यों ने कुछ समझा, कुछ जाना, तो मेरे पक्ष में वोट किए। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पक्ष वाले को, अविश्वास पक्ष वाले को मिले 16 मत और विपक्ष में मेरे को मिला 9। तो अब आगे क्या रहेगा रणनीति? और अब जिस प्रकार की समस्या सदस्यों को थी, मैं चाहूंगी कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मैं सब प्रकार की समस्या का हल उनका मैं जनपद में रह के करूँ। ये जो जनपद है, प्रस्ताव के संबंध में निर्वाचन हुआ, उसमें अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में टोटल 16 वोट पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के अगेंस्ट में विपक्ष के द्वारा 9 वोट किए गए, जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं होना चाहते थे। तो हमारा जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे अविश्वास प्रस्ताव होता है, जो 2/3 और 3/4 को देखा जाता है, तो उससे ये दोनों जो 16 लोग वोट किया अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में, वो उस क्राइटेरिया 2/3 और 3/4 दोनों से कम है। तो इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। इधर बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रख्यात इस्लामी विद्वान एवं आली मुफ्ती मुख्तार अशरफ ने राष्ट्र की मजबूती का मंत्र साझा करते हुए कहा कि भारत की वास्तविक पहचान उसकी अनेकता में एकता की संस्कृति है, जो प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द के मजबूत धागों से बंधी है। शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम का बुनियादी संदेश ही पढ़ो से शुरू होता है, जो ज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है। शिक्षा से दूरी समाज की तमाम समस्याओं की जड़ है, इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे न केवल आधुनिक शिक्षा हासिल करें, बल्कि नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर संविधान के दायरे में रहते हुए राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय योगदान दें। मुफ्ती अशरफ ने आह्वान किया कि समाज की प्रगति और उज्जवल भविष्य के लिए हर व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रभावी माध्यम है जो समाज को संकीर्णताओं से ऊपर उठाकर विकास के पथ पर अग्रसर कर सकता है। और मुसलमान दो अलग अलग चीजें। अगर ये इस्लामी मुल्क होते तो यहाँ पे वो निजाम कायम होता कि हर आदमी को आजादी होती। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये देश बड़ा खूबसूरत है। अगर आपको यहाँ किसी सत्ता के खिलाफ आंदोलन करना हो तो आप जंतर मंतर से जा लीजिए, तो पूरी आजादी है आपको अपनी बात रखने की। और इस देश में न जाने कितने लोग हैं जो भले ही होते सत्ता में हैं, लेकिन अगर कोई गलत चीज दिखाई देती है तो कभी कभी वो जो है विरोध भी कर देते हैं। तो ये देश सारी दुनिया के मुल्कों में इस वजह से अलग और खूबसूरत है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी आजादियां
और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में हमें दिखाई नहीं देती। जो इस्लामी मुल्कों के नाम पे मुल्क बने हुए हैं, वहां तो डिक्टेटरशिप है, वहां बादशाहत है, वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, वहां आप जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, वहां आप अपनी बात रखने की आजादी आपको नहीं है। तो दरअसल ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो है। आप बेहतर जानते हैं कि इनको पीछे से कौन इनको रन कर रहा है। वही लोग जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं, वही लोग इनको डिक्टेटर भी बनाए हुए। तो ये तो कठपुतली है दरअसल। और जब तक इस्लामी निजाम कायम रहा तब हुकूमतें बहुत अच्छी थी, लेकिन आज जो इस्लामी ममालिक है इन हुकूमतों की कोई तारीफ नहीं करता, और अगर कोई तारीफ करे तो उसका मतलब ये है कि उसको सही ज्ञान नहीं है चीजों का। मैं तो फिर भारतीय होने के नाते, अपने इंडियन होने पे इस वजह से गर्व करता हूँ कि मेरे भारत में अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए न जाने कितने नॉन मुस्लिम हैं तो मेरे लिए बोलते हैं, मेरी मस्जिद के लिए बोलते हैं, मेरे मदरसे के लिए बोलते हैं, मेरी महिलाओं के सम्मान के लिए बोलते हैं। महिला साध्वी पद्मिनी पुरी राठौर के साथ कथित दुर्व्यवहार और धमकी के मामले को लेकर शिवसेना ने कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासन से नगर पंचायत अध्यक्ष लव कुश कश्यप के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में संगठन की ओर से ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जूना अखाड़ा की साध्वी पद्मिनी पुरी राठौर 3 जून 2026 को ग्राम फुलवारीपारा स्थित भय हरण हनुमान मंदिर आश्रम में आयोजित दयाराम दास के मृत्यु भोज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष लव कुश कश्यप ने साध्वी को संत महात्माओं के साथ भोजन करने से रोक दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा जान से मारने की धमकी दी। साध्वी ने इस घटना को अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए इसकी शिकायत संत महात्माओं के समक्ष भी की थी। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि बाद में लव कुश कश्यप साध्वी के आश्रम पहुंचकर विरोध जताते हुए उन्हें झूठे मामलों में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने लगा। साथ ही ग्राम चोरा के पूर्व सरपंच पर भी लव कुश कश्यप के साथ मिलकर आश्रम में दुर्व्यवहार करने तथा निर्मित सेप्टिक टैंक को मिट्टी से पाटने का आरोप लगाया गया है। मामले में कृष्ण बंदे पांडे, ब्रह्मचारी बाबा वासुदेव दास, निखिल आश्रम, गिरजाबंद हनुमान मंदिर के संतों तथा विपिन दास को घटनाओं का साक्षी बताया गया है। शिवसेना ने महिला साध्वी के साथ हुई कथित घटना को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि आवेदन की तिथि से 7 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सुनने में आया घटना हुई है जो साध्वी के साथ पद्मिनी पुरी है, जो उसके साथ वहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष है जो लव कुश, उसके द्वारा काफ़ी गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो साध्वी ने हम लोग से मदद मांगी, भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, आप लोग से मैं मदद चाहती हूँ। तो हम लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। कल मैं एसपी साहब को उनके द्वारा ज्ञापन भी दिलवाया, आवेदन दिलवाया कि वो लव कुश के खिलाफ जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करवाया। उसके बाद आज शिवसेना द्वारा माननीय धनंजय सिंह प्रमुख जी के द्वारा बातचीत हुई, उनको बताया गया ऐसा ऐसा मैटर है, तो उन्होंने कहा सख्त सख्त कार्रवाई की मांग की करो आप लोग। तो आज हम लोग एसपी साहब को ज्ञापन के माध्यम से मांग किए हैं कि लव कुश को जो उन्होंने हरकत की है उनकी जांच करके उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हम ज्ञापन दिए। चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है
उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिला कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को आयोजित जनदर्शन में तखतपुर तहसील के ग्राम पेंडारी निवासी सीमा साहू ने अपने दोनों बेटों के लिए सहायता की मांग को लेकर आवेदन सौंपा। उन्होंने कलेक्टर से राशन कार्ड एवं दिव्यांग पेंशन स्वीकृत कराने की मांग की है। आवेदन के अनुसार सीमा साहू के पुत्र अमित कुमार साहू 19 वर्ष और सुमित कुमार साहू 15 वर्ष मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी नामक गंभीर और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी के कारण दोनों बच्चे चलने फिरने में असमर्थ हैं और दैनिक कार्यों के लिए पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने से इलाज और देखभाल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा साहू ने जनदर्शन के माध्यम से अपनी समस्या रखते हुए दोनों पुत्रों के लिए राशन कार्ड तथा दिव्यांगता पेंशन स्वीकृत कराने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रशासन से मानवीय आधार पर शीघ्र सहायता प्रदान करने की मांग की ताकि दोनों बच्चों के उपचार और देखभाल में कुछ राहत मिल सके। है तो राशन कार्ड बनवाए हैं, पेंशन भराए हैं, लड़का मन के कोई इज्जत नहीं है, आधार नहीं है मोर लड़का मन के मैं है या तो आखी मुंदे हाँ या तो लड़का मन जीवन भर तो साथ नहीं देवा भैया। और राशन कार्ड पर कहे हाँ तब 20 किलो वाला बन ही कहा थे दोनों लड़का के, तो मैं बोले हाँ 35 किलो वाला बना बोले हाँ। ये कब ले है लड़का मन? ये मन 11 साल के बाद हुई थी, दोनों जन 11 साल में। हाँ पोलियो ड्राप पियाए हैं आंगनबाड़ी में। हाँ तो बाद भी हो गए लड़का मन, एक कोई इलाज नहीं है कही थी डॉक्टर बन ले डॉक्टर घर का 2 लाख पैसा में फेंक डरे हूँ, गरीब हूँ तब हो। और यहाँ का बोली साहब मन यहाँ आवेदन लली सेवा है तो राशन कार्ड पर कहीं से कहे हम हाँ तो वहाँ जा कैसे एक जन मैडम के संग मोला भेजी से तो मैडमो बोली सेवा है तो 20 किलो वाला बनी दोनों भाई के ऐसे कही के। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा 11 जून 2026 को जारी उस आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें प्रदेश की दरगाहों, उर्स और अन्य महजबी आयोजनों में डीजे, धुमाल व नाच गाने पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। जस्टिस A.K. प्रसाद की एकल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान सूफी इस्लामिक बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य फिरोज शाह अहमद द्वारा दायर याचिका को चुनौती देते हुए वकील देवेंद्र प्रताप सिंह ने पक्ष रखा, जबकि वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों पर अपने अधिकार का हवाला देते हुए इस निर्देश का बचाव किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने वक्फ बोर्ड के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें अब बोर्ड के निर्देश प्रभावी नहीं रहेंगे और आगामी सुनवाई में बोर्ड के अधिकार क्षेत्र व प्रतिबंधों की वैधता का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। जिला कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने निजी एवं सामुदायिक समस्याओं से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकांश मामलों में अधिकारियों को मौके पर ही परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जनदर्शन में तखतपुर विकास खंड के ग्राम चितावर के सरपंच ने मिडिल स्कूल में शिक्षकों और अध्ययन सामग्री की कमी का मुद्दा उठाया। वहीं मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम जेवरा के ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन से आरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्राम मेंढरा के ग्रामीणों ने बार-बार बिजली बाधित होने की समस्या बताते हुए नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। बेलगहना तहसील के ग्राम करवा के निवासी ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण के दौरान निस्तारी मार्ग प्रभावित होने की शिकायत की, जबकि बोदरी क्षेत्र की एक महिला ने स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की मांग की। तखतपुर के एक किसान ने 1 वर्ष से लंबित सीमांकन प्रकरण के निराकरण की गुहार लगाई। वहीं एक अन्य किसान ने 2 वर्षों से लंबित कृषि बिजली कनेक्शन की समस्या प्रशासन के समक्ष रखी। जनदर्शन में वृद्धावस्था पेंशन, आवास, राजस्व और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कई मामले सामने आए। सिरगिट्टी क्षेत्र के एक वृद्ध ने रुकी हुई निराश्रित पेंशन शुरू कराने की मांग की। नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, एडीएम शिव कुमार बनर्जी और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। मैं कलेक्टर महोदय से आज जनदर्शन में अपन मांग लेके आया हूँ। मोर आश्रित ग्राम पत्थरताल भी है, वहाँ तालाब ला जो हर 3 साल में गहरीकरण के काम होते हैं। वहाँ पचरी भी से देला
वहाँ के जो सैनिक है वह मतलब शासन तरफ से सरकार है जो फौजी मन मिलते जमीन मतलब मिले करके कब्जे करके तालाब में खेत बना दिए। तो सब लोग पता है कि वो सब जो शासन है विदेश से खेत जमीन वो बंद कर चुके हैं, उसका मतलब पैसा मिलते और बलपूर्वक पूरा जेसीबी चलवा के वो भी रात जेसीबी चलवा के घेर के खेत बना लिए। वही समस्या मोर ग्राम पंचायत बगैर खुदा भी है। तालाब कितने लोग आश्रित सब गाँव के तालाब में तो पूरे गाँव के लोग आश्रित थे और वो दोनों गाँव के बीच में था तालाब पत्थर ताल और बगैर खुदा में उसमें जानवर लोग भी गर्मी में पानी पीते थे, हम उसमें गहरीकरण करवाते थे। और सबसे बड़ी बात है जब सूखा आता था तो सूखा के समय उसमें हम लोग खेत को पलायन का भी काम करते थे, पानी पिलाने का। तो वो बहुत मतलब अमूल्य तालाब था वो, और उसका मतलब उसको हटवाने के लिए मैं कलेक्टर साहब से जनता दर्शन में आवेदन करने आया। 2 तालाब में और वो एक राम भरोस यादव करके एक व्यक्ति है वो जो ग्राम पंचायत बगरपुरा के तालाब में वो कब्जा किया है। से वही समस्या है, पूरा जेसीबी चलवा के खेत बना दिए हैं उसको, जिससे बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ा। और हमारे जस्ट घर के सामने में नशा मुक्ति केंद्र खुला है जिसका गंदा पानी टॉयलेट का डायरेक्ट सीधे हमारे दरवाजे के सामने में निकल रहा है, जो रोड पर फैल रहा है और बहुत बुरी तरह से बहुत गंदी स्मेल आता है उसमें से, और वहाँ मच्छर मक्खी और बच्चों को बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। इसी अभी हम लोग जनदर्शन में आए हैं कलेक्टर के पास। पहले कहीं और शिकायत की है? हाँ, नगर निगम आयुक्त जी को, सब जगह पार्षद जी को, सब जगह हमने अपना जोन कार्यालय को सब जगह हम कर चुके हैं। तो क्या बोलेगा? वो देख के चल देते हैं या हाँ। अभी देखने भी नहीं आए। आज सुबह आने वाले थे, बोले थे मैं 7:30 बजे। आप क्या चाहते हैं? अभी क्या मांग करते हैं? अभी मेरा ये वहाँ से ये नशा मुक्ति केंद्र को बंद करवाया या तो फिर उनके पानी का सुविधा दिया जाए, पानी निकासी का दिया जाएगा। रतनपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष लव कुश कश्यप ने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपकर साध्वी पद्मिनी पुरी राठौर पर झूठे आरोप लगाने और धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत में उन्होंने कहा कि 3 जून को फुलवारी पारा स्थित आश्रम में आयोजित भंडारा कार्यक्रम के दौरान साध्वी ने पुरानी बातों को लेकर विवाद खड़ा किया और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार कार्यक्रम में विभिन्न आश्रमों से आए साधु संतों और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को देखा। अध्यक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार है और उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से प्रचारित किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक तरफा और भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है। मामले को गंभीर बताते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर सत्य सामने लाने तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग की है। इस शिकायत के सामने आने के बाद रतनपुर में साध्वी और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। अब दोनों पक्षों की शिकायतों के बाद लोगों की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है। इनका मंशा था कि उस मंदिर के आश्रम का मठाधीश स्वयं बने, जिस मंशा को पूरा नहीं होने के कारण वो महिला जो है उटपुटांग मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। मेरे से भी पूर्व वो आप रतनपुर थाना में पता कर सकते हैं, कम से कम 5-7 लोगों के विरुद्ध और वो फर्जी केस दायर कर चुकी है। वो महिला निहायती भयंकर लालची किस्म की लड़की है और किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा सकते हैं। मेरे साथ में जो बैठे हैं ये पंडित जी गिरजावन हनुमान मंदिर के उपरोहित हैं, इनके द्वारा वहाँ हवन पूजन का कार्यक्रम कराया जाता है। इनके साथ भी झगड़ा किया गया है। ये विनोद शर्मा है, ये भयहरण हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, इनके नाम भी लिखा गया है। और जिस प्रकार से इनके द्वारा आरोप लगाया जाए है पूरा निरर्थक और निराधार है। ये रतनपुर के अध्यक्ष जो लव कुश कश्यप हैं उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार, मानहानि और जान से मारने की धमकी और असली हरकत करने की शिकायत साध्वी के द्वारा की गई है। साथ ही अध्यक्ष के महोदय के द्वारा भी अपने शिकायत उस संबंध में दर्ज कराया गया है। दोनों पक्षों की शिकायत लिया गया है अभी और मामले की जाँच की जा रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी,
Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि, प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत चितावर स्थित पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर ग्रामीणों, अभिभावकों और विद्यार्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विगत 3 वर्षों से संचालित इस विद्यालय में वर्तमान में केवल एक शिक्षक पदस्थ है, जो सभी कक्षाओं का संचालन कर रहा है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में कई बार जिला शिक्षा अधिकारी, DEO तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी BEO कार्यालय को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। एक ही शिक्षक द्वारा सभी कक्षाओं को संचालित किए जाने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 16 जून से हो चुकी है। ऐसे में विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति तथा आवश्यक पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने शासन और शिक्षा विभाग से तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्रामीणों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही विद्यालय में शिक्षक और पठन पाठन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे तथा चक्का जाम जैसे कदम उठा सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से विद्यार्थियों के हित में त्वरित कार्यवाही करने की मांग की है। साल हुआ है, मिडिल स्कूल उन्नयन हो चुका है, लेकिन वहाँ टीचर की व्यवस्था अभी तक के नहीं हुआ है। मात्र एक टीचर व्यवस्था किया है। मैं पंचायत से व्यक्तिगत अपने पैसे से 1-2 जने गांव का लड़का को रखा हूं, लेकिन उसमें व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। मैं इसके लिए कलेक्टर महोदय से लगभग 6 या 7 बार आवेदन दे चुका हूं। DO कार्यालय भी में मैं आवेदन दे चुका हूं। पठन पाठन सामग्री व्यवस्था किया जाए, टीचर व्यवस्था किया जाए, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे करके ऐसा मैं एक बार और ज्ञापन दिया था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक के शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है और यह हमारे शायद लास्ट अल्टीमेट रहेगा। अगर हमारे को टीचर व्यवस्था नहीं किया जाता है तो ऐसे स्थिति में हम जोरापारा अपना तखतपुर जो मार्ग है उसमें हम पूरा बच्चों के साथ और पालकों के साथ और जितना भी हमारे गांव में आसपास में जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से हम चक्का जाम करेंगे। अभी ग्राम पंचायत का शिकायत है कि वो शिक्षक नहीं है घर के, वहाँ पे लगातार मांग की जा रही है। अगर हमारे को उपलब्ध होगा तो वैकल्पिक हम शिक्षक की व्यवस्थाओं को करेंगे। बिलासपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। जेल के भीतर बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कुख्यात आरोपी ने पॉक्सो मामले में बंद दूसरे विचाराधीन कैदी की सीमेंट स्लैब से हमला कर हत्या कर दी है। इस घटना ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। घटना बिलासपुर केंद्रीय जेल के ईवन बैरक की है, जहां मृतक नीलू जगत, जो नवंबर 2024 से पॉक्सो मामले में जेल में बंद था, पर अचानक मर्डर के आरोपी राजेश राय ने हमला कर दिया। राजेश राय, जो खुद हत्या के कई मामलों में सजा काट रहा है, नाली का टूटा हुआ सीमेंट स्लैब लेकर बैरक में पहुंचा और नीलू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल नीलू को तत्काल उपचार के लिए सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश राय पहले भी हत्या के 3 और हत्या के प्रयास के 2 मामलों में आरोपी रहा है। वहीं शुरुआती जानकारी में मृतक और आरोपी दोनों के मानसिक रूप से बीमार होने और उनका उपचार चलने की बात भी सामने आ रही है। सुबह 9:32 में एक E1 बैरक है जो कि हॉस्पिटल के नज़दीक है, वहाँ पे राजेश राय पिता हरिराम ट्रिपल मर्डर के केस में 2008 से यहाँ पे केंद्रीय जेल बिलासपुर में है। एक 4 दिन बंदी उसी बैरक में नीलू जगत पिता देवलाल, जो कि पास्को एक में 2024 से यहाँ पे था। तो जो राजेश राय जो आजीवन कारावास का बंदी जो है, जो नाली के जो ढक्कन होता है सीमेंटेड ढक्कन, उसको पैर से तोड़ के अपना खुद अकेला लाया और बैरक के अंदर जो
मृतक बंदी जब 4 दिन बंदी नीलू जगत जो वहाँ पे लेटा हुआ था, उसके शहर में 3-4 बार प्रहार किया। आसपास के और 10-12 बंदी थे, उसको फिर तत्काल उसको छुड़ाया। तत्पश्चात हमको तत्काल सिम्स हॉस्पिटल भेजा गया। तो सिम्स हॉस्पिटल में कॉन्जल्टिव में उसका इलाज किया जा रहा था। फिर उस स्थिति गंभीर हुआ तो उसको वेंटिलेशन में ले गया था। तो लगभग उनका 12:30 में दोपहर में उनका मृत्यु हो गई। जेल के भीतर हुई इस हत्या की घटना से परिसर में हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन और पुलिस की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद कैदियों की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जेल के अंदर एक खतरनाक आरोपी द्वारा घातक हथियार के रूप में सीमेंट स्लैब का इस्तेमाल कर इस वारदात को अंजाम देना सुरक्षा में बड़ी सेंध को दिखलाता है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर निगरानी के दौरान यह घातक वस्तु बैरक तक कैसे पहुंची। ग्रैंड न्यूज से कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सेंट जेवियर स्कूल से जुड़े नाबालिग छात्रा के कथित दुष्कर्म मामले को लेकर मंगलवार को शहर की सड़कों पर जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला। सर्वसेन समाज के नेतृत्व में सैकड़ों लोग मां तुलजा भवानी मंदिर परिसर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने और पीड़ित छात्रा को जल्द न्याय दिलाने की मांग उठाई। नेहरू चौक से कलेक्ट्रेट तक निकली आक्रोश रैली धीरे धीरे जन सैलाब में बदल गई। महिलाओं, युवाओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समाज के लोगों की बड़ी भागीदारी ने आंदोलन को व्यापक स्वरूप दे दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में बेटी को न्याय दो और दोषियों को सजा दो के नारों से माहौल गूंजता रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह केवल एक छात्रा का नहीं बल्कि समाज की हर बेटी की सुरक्षा और सम्मान का मामला है। सर्वसेन समाज के प्रांतीय अध्यक्ष त्रिलोक श्रीवास ने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 2 जुलाई तक पीड़ित छात्रा को न्याय नहीं मिला तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, स्कूल प्रबंधन की भूमिका की पड़ताल और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या तथ्यों को छिपाने की बात सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों पर भी कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जांच एजेंसियों से यह भी मांगा कि मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जाए और यह भी पता लगाया जाए कि कहीं अन्य विद्यार्थी भी किसी प्रकार के शोषण का शिकार तो नहीं हुए। आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा और यदि यह समयबद्ध कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। बिलासपुर के सिरगिट्टी बन्नाक में सेंट जेवियर स्कूल है और इस स्कूल में हमारे सेन समाज की एक बच्ची पढ़ रही थी, नाबालिग बच्ची है और बच्ची या बेटी किसी भी समाज की हो, बेटी बेटी होती है। उस विद्यालय के एक कुकुर्मी शिक्षक के द्वारा उसको भय दबाव डालकर विगत 1 वर्षों से लगातार दैहिक शोषण किया जा रहा था और इसकी शिकायत उन्होंने बीच में उस विद्यालय के प्राचार्य, प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों को किया था। माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्यपाल राष्ट्रपति को ये मांग कर रहे हैं कि दुष्कर्मी जो बलात्कारी है, जो शिक्षा के मंदिर को दूषित किया है, ऐसे विधर्मी, ऐसे पापी को फांसी की सजा दिया जाए और सेंट जेवियर स्कूल को जब तक पूरा जांच नहीं हो जाता तब तक वो सेंट जेवियर स्कूल सिरगिट्टी का संचालन बंद किया जाए। इस कार्य में ये भी जांच किया जाए कि एक ही बच्ची के साथ ये ऐसी घटना हुई है कि अन्य बच्चियों के साथ भी ये घटना हो सकती है, इसकी जांच किया जाए। इस काम में संलिप्त जो 2 अन्य शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। 10 दिवस के भीतर कठिन कार्रवाई किया जाए और यदि 10 दिवस के भीतर कठोर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वसेन समाज के बैनर तले बहुत विशाल आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। लड़की पढ़ती थी, उसका 1 साल से दबाव से पूरा दैनिक शोषण होता था। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि बलात्कारी जो किए हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, स्कूल प्रबंधक को सजा, उसको फांसी की सजा हो, क्योंकि हमारी बच्ची स्कूल में जाती है सर मैडम लोग का, लेकिन वहाँ भी सेफ नहीं तो फिर मतलब ही क्या हम लोग। इसलिए पूरे स्कूल में जितने प्रबंधक है उसको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वहाँ के अध्यक्ष पार्षद जो भी है सब मिलजुल के हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई शासन प्रशासन किसी का भी ध्यान नहीं है, वहाँ सभी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, स्कूल प्रबंधक को कार्रवाई हो, जो सर है उसको कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा हो, यही हम चाहते हैं। मानसून में लगातार हो रही देरी को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिल्पा कौशिक गंभीर चिंता जाहिर किया है।
उन्होंने बताया कि इस अनिश्चित मानसून के पीछे मुख्य रूप से वनों की अंधाधुंध कटाई, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ता प्रदूषण जिम्मेदार है, जो जलवायु चक्र को पूरी तरह से असंतुलित कर रहे हैं। डॉक्टर कौशिक ने साफ किया कि मानसून के विलंबित होने का सीधा और गहरा असर किसानों की बुवाई पर पड़ेगा, क्योंकि मानसून में देरी होने से बुवाई का समय भी पीछे खिसक जाएगा। इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव धान की फसल के उत्पादन पर पड़ेगा, जिससे पैदावार में भारी गिरावट की आशंका है। कृषि विशेषज्ञ ने विकट स्थिति बताते हुए चिताया कि पर्यावरण में हो रहे हानिकारक बदलाव यदि नहीं रुके तो इसका सीधा असर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और किसानों की आय पर पड़ेगा, जो भविष्य के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। इधर बिलासपुर रायपुर हाईवे पर एक क्रेटा कार सवार युवक की खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया है, जहां प्रशांत जायसवाल नाम का युवक चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहा था। यह घटना 21 जून 2026 की देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हिर्री माइंस के पास घटित हुई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई चकरभाटा पुलिस ने वाहन की पहचान कर उसे तत्काल जब्त कर लिया। पूछताछ में चालक प्रशांत जायसवाल ने यातायात नियमों का उल्लंघन कर लापरवाही से वाहन चलाने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर ली है। इधर बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिवर व्यू इलाके में एक नवजात शिशु का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों और नवजात के शव को वहां फेंकने वालों का पता करने की प्रयास में जुट चुकी है। 112 को सूचना मिला था कि एक जो कुत्ता है वो एक नवजात या भ्रूण का जो सिर है उसको लेके जा रहा है, और जिस पर 112 की टीम वहां पहुंची थी और जो कुत्ता उसको ले जा रहा था, कुत्ते को भगाने पर कुत्ता वहीं पर छोड़ के चले गया था, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन पहले इसकी मृत्यु हुई है और अरपा नदी में इसे दफनाया गया रहा होगा, जिसे कुत्ता निकाल कर खाने के लिए ले जा रहा था और इसकी जांच भी की जा रही है। जांच पर से जो भी मिलेगा उस पर से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सिम्स में भी पता किया जाएगा कि अभी हाल ही में किस नवजात की किसी की मृत्यु हुई है या फिर भ्रूण से संबंधित जानकारी ली जाएगी और तस्दीक की जाएगी। जिले के पचपेड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम गेड़ाडीह के एक किसान ने अपने हल्का पटवारी पर नामांतरण कार्य के एवज में 15,000 रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। किसान लक्ष्मेंद्र पिता लकेश्वर ने प्रशासन को सौंपे गए शिकायत पत्र में बताया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है और अपने बच्चों की शादी के लिए अपनी निजी भूमि खसरा नंबर 520/1 ग रकबा 0.1170 हेक्टेयर को बेचना चाहता है। इसके लिए भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु उसने 3 अप्रैल 2026 को राजस्व विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया था। शिकायत के अनुसार हल्का नंबर 19 ग्राम गेड़ाडीह में पदस्थ पटवारी राहुल साहू से नामांतरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संबंध में संपर्क किया गया,
लेकिन उन्होंने कथित तौर पर 15,000 रुपए की मांग करते हुए कहा कि राशि दिए बिना रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और नामांतरण का कार्य नहीं होगा। किसान का आरोप है कि तहसीलदार द्वारा 26 मई 2026 को आदेश जारी कर आवेदकों ऐश्वर्या एवं लक्ष्य राय को बालिग घोषित करते हुए आवश्यक राजस्व अभिलेखों में संशोधन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद पटवारी द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। पीड़ित किसान ने शिकायत में कहा कि वह एक गरीब कृषक है और सरकारी कर्मचारी द्वारा खुलेआम पैसों की मांग किया जाना अत्यंत अनुचित एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। उसने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पटवारी के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही करने तथा बिना किसी अवैध शुल्क के उसका नामांतरण कार्य पूरा करने की मांग प्रशासन से की है। अब शिकायत के बाद राजस्व विभाग और जिला प्रशासन की कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। समस्या है कि जमीन लेते समय नाबालिग था, आज के डेट में बालिग हो गए हैं। उस जमीन को बेचने के लिए और ज़मीन को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि घर में शादी का होना है और गरीबी स्थिति ऐसा है कि मतलब जब तक ज़मीन हम लोग बिक्री नहीं करेंगे तब तक शादी विवाह का जो खर्चा है उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जिस संबंध में पटवारी महोदय से और तहसीलदार महोदय से और वो कंप्यूटर चलाने वाला NIC में जो बैठे हैं अरविंद सिंह नाम है, उन सब से बालिग करने के लिए आवेदन किए थे, लेकिन आज तक समस्या का हल नहीं हो पाया है। मतलब सिस्टम में ही मतलब पूरा सब समस्या लटका पड़ा है। पूर्व में पटवारी से पैसा मांग किया गया था कि 16,000 दोगे तो तत्काल तुम लोग का काम हो जाएगा। जब हम लोग पैसा दे देते तो काम हो जाता और बगैर पैसा नहीं दिए हैं तो काम क्यों नहीं हो रहा है भाई? आखिर काम तो होना वही चाहिए ना। और आइए अब देखते हैं खास खबर। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद अलर्ट हुए बिलासपुर प्रशासन ने शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की सघन जांच शुरू कर दी है। नगर निगम और फायर सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने संस्थानों में अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन निकास और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इस कार्यवाही के दौरान सुरक्षा नियमों में भारी लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने उड़ान IAS कोचिंग सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले किसी भी संस्थानों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने सभी संचालकों को फायर NOC और सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सके। देखिए, नगर पालिका निगम और जिला सेनानी और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा जांच करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं क्योंकि बच्चे अध्ययनरत भी हैं, तो जिसमें थोड़ी बहुत कमियां उनको नोटिस दे के हमारे द्वारा उनको उस कमियों को पूर्ण करने के लिए भी कहा जा रहा है। और जैसे ये बहुमंजिला इमारत है, इसमें फायर सेफ्टी के लिए कोई भी नॉर्म्स में ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं और इनकी फायर की NOC भी नहीं है, कोई स्प्रिंकलर भी नहीं है। लिफ्ट इत्यादि जो है वो भी खतरनाक स्थिति में आधे निर्मित पाए गए, जिससे कभी दुर्घटना की संभावना बन सकती है। तो संचालक को ये समझाइश देते हुए कि आप इसको पूर्ण करें और फायर सेफ्टी की आप NOC लेकर अब इसको वर्तमान में सील किया जा रहा है। जैसे ही मानकों का पूर्ण कर लिए जाएंगे तो इसको नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। ये क्योंकि लगातार जब इस तरह की घटनाएं होती तभी विभाग एक्शन लेता है, क्या लगता है कि ऐसे लोगों को दोबारा बख्शा नहीं जाए क्योंकि अगर फिर से खामियां पाई जाती? देखिए, विभाग का जो मूल उद्देश्य है और प्रशासन का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि सुरक्षा मानकों पे जो संचालक है वो उसको पूर्ण करे, सुरक्षा मानकों को, कोई दुर्घटना ना घटे। पूर्व में भी इसकी जांच हो चुकी है, कई संस्थानों को सील किए गए थे और उनको समय सीमा देते हुए कि आप इसको पूर्ण करें, ये समय सीमा देते हुए हमने उनको दोबारा ओपन भी किया था पूर्व समय में। वर्तमान में जो स्थितियाँ अभी दोबारा आ रही है उस पर हमारे द्वारा जो स्थितियाँ निर्मित है और मेजर अगर कोई अव्यवस्था दिख रही है तो उसको सील करने की कार्रवाई की गई है अभी। और साथ ही आपके माध्यम से भी ये सभी से निवेदन है और संदेश भी है कि ऐसी स्थितियां न निर्मित हो जिससे किसी प्रकार की जान माल की हानि हो। साल में एक बार विजिट किया जाता है ताकि इस तरीके की समय समय पर जो भी वरिष्ठ अधिकारियों का दिशा निर्देश होता है, शासन प्रशासन का जो दिशा निर्देश होता है उसके अनुरूप जो है जाके निरीक्षण किया जाता है और जो भी कमी पाई जाती है तो उनको बोला जाता है कि जो भी कमी पाई जा रही है उनको समय पर उनको पूर्ण।
आज के मेरे इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले ही बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।